अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहती थीं। अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो खुदा का शुक्र है कि यारम भाई और उनके दोस्त वहाँ पहुँच गए, वरना मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मैंने आपकी सारी बातों को गलत समझा। मैं आपको अपना दुश्मन समझ बैठी थी। मारिया रोते हुए तहसीन के गले लगकर बोली, जबकि शुक्रगुजार नज़रों से उनकी तरफ देख कर रही थी। फातिमा भी फ़ख्र से अपने बेटे को देख रही थी। मुबारक हो, तुम भी गुंडों में शामिल हो गए। शारिफ ने सारिम के कान के करीब कहते हुए अपनी भतीजी की नुमाइश की, जिसे घूर कर देखते हुए सारिम फातिमा बीबी से बातों में मगन हो गया। फातिमा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी। रू ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आज हिस्सा ने हमारे घर की इज्जत बचाई। मैं कभी इन बच्चों को इनका हक नहीं दे पाई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या रू की रुखसती मेरे घर से हो सकती है? तहसीन ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो फातिमा ने उनके हाथ फौरन थाम लिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो तसीम? रू तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी। फातिमा बीबी ने खुले दिल से इजाज़त दी तो वो हिसर को देखने लगी। हिसर, तुम मेरे घर के बेटे हो, लैला मेरे घर की बहू है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस बार उसे हिसर के सामने हाथ जोड़ना चाहे, जब हिसर ने भी उनके हाथ थाम लिए। मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ तहसीन बाजी, लेकिन यारम रूह को जाने की इजाज़त नहीं देगा। हिसर ने कहा, वो कौन होता है मना करने वाला? अभी सिर्फ शादी की बात चली है, शादी हुई नहीं है जो वो इस पर हुक्म चलाएगा। तहसीन, तुम अपनी बेटी को लेके जाओ, मैं धूमधाम से अपनी बहू बना के लाऊंगी। फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो वो शर्माई। पगली, इतना यारम से नहीं शर्माती जितना मुझसे शर्माती है ये। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए उसकी बधाइयाँ लीं। सब लोग शादी की तैयारियों में जुट चुके थे, जबकि फातिमा बीबी आराम से बैठी उन सबको देख रही थी। क्या हुआ अम्मी, आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा? शारम ने उन्हें खामोश बैठे देखकर पूछने लगा। क्या है ये सब कुछ यारम? मैंने कहा शादी के लिए। अरे ये कौन सा तरीका है शादी करने का? ना लड़की लड़का मिले हैं, ना एक दूसरे से बात हुई है, ना एक दूसरे को पसंद किया है और ना ही मंगनी हुई है। तुम लोग तो डायरेक्ट ही दिन डालने लग गए हो। ऐसी शादी की ख्वाहिश नहीं है मेरी। मैं कोई ज़बरदस्ती कर रही हूँ तुम्हारी शादी? पहले तुम रूह से मिलो, उसे बाहर लेके जाओ, डिनर करवाओ, प्यार मोहब्बत की बातें करो, फिर लड़की को यहाँ लेके आओ, मुझसे मिलवाओ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं करूँगी तुम्हारी शादी। फातिमा बीबी ने सीरियस अंदाज में कहा, लेकिन इस सब के दौरान यारम के लबों से मुस्कुराहट एक सेकंड को भी जुदा ना हुई। तो आप मेरी लव मैरिज करवाना चाहती हैं? यारम ने उन्हीं के अंदाज में पूछा तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। तो मैं अपनी पसंद की ही लड़की ना ले आऊं? पहले उसके साथ चक्कर चलाता हूँ, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ डेट मारता हूँ, फिर जब कंफर्म हो जाए कि उसके साथ शादी करनी है तब आपसे मिलाने लाता हूँ, वरना वहीं छोड़कर कोई दूसरी पटाता हूँ। यारम उन्हें देखते हुए बोला, जबकि उनकी घूरी पर वो खामोश हो गया। मेरी बहू बनकर रूह ही इस घर में आएगी। शराफत से जाकर रूह को पटाओ ताकि मैं उसके घर रिश्ता लेके जाऊं। फातिमा बीबी के अंदाज पर वो कहकर लगाकर हंसा, यानी अब लव मैरिज भी आपकी मर्जी से करूंगा? वो उन्हें कह रहा था जबकि वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। यारम का कहका एक बार फिर से बेहासा था। देखो रू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कल तुम और यारम एक होटल में मिलने वाले हो और वहाँ सब कुछ परफेक्ट रहना चाहिए। यारम को ना जीन्स में लड़कियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तुम कल जीन्स पहन के उससे मिलने जाओगी और मेरी हाई हील चेक करो, वो तुम्हें फिट आ रही हैं? मासूमा, जाओ मेरे मेकअप का सामान निकालो, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मैं कल तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार करके भेजूंगी कि यारम इनकार ही ना कर सके। एक मिनट लैला, तुम्हें किसने कहा कि यारम को जीन्स में लड़कियां पसंद हैं? ऐसा कुछ नहीं है। रू ने यकीन से कहा। पहली बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी मामी हूँ, मुझे मेरे नाम से ना बुलाया करो, मेरे रिश्ते की थोड़ी इज्जत किया करो। लैला ने इतराते हुए कहा, तो मासूमा ने नजरें घुमाई। और यारम को क्या पसंद है क्या नहीं मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, पूछो कैसे? लैला ने उसके सामने जवाब देते हुए सवाल किया। कैसे? रू ने ना चाहते हुए पूछा। लैला को कोई जवाब ना सूझा। कैसे क्या? इतने टाइम से उसके पास रही हो तुम, तुम्हें नहीं पता? खैर मैं बता ही देती हूँ। देखो रू, यारम को कल तुमसे मिलकर ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो पहले कभी तुमसे नहीं मिला। मतलब कि अगर उसे वही पुरानी वाली रूह मिली है तो फिर वो दूसरी शादी क्यों करेगा? पहले वाले निकाह में कोई बुराई तो नहीं है।
तुम्हें तो वैसे भी हासिल कर चुका है। हमें उसकी एक्साइटमेंट बढ़ानी होगी। उस पर ये ज़ाहिर करना होगा कि इस बार उसे पुरानी वाली नहीं बल्कि एक नई रूह मिलेगी और इस रूह को देखते ही वो पहली नज़र का आशिक बन जाना चाहिए। वो तुम्हें देखते ही तुम पर फ़िदा हो जाए। मैं कल तुम्हारी कुछ लुक बनाऊँगी कि वो तुम्हें देखता रह जाएगा और फ़ौरन ज़मीन पर बैठकर तुम्हें प्रपोज़ कर देगा। लैला ने कहा, वो सब तो ठीक है लैला, मेरा मतलब है लैला मामी। लैला की घुड़ी ने असर किया था। मैं उनके सामने जीन्स पहन के कैसे जाऊँगी? और हाई हील्स में तो मुझे चलना भी नहीं आता। रू ने अपनी परेशानी बताई। ये लो मैडम, प्रैक्टिस करो बैठ के। उसने अपनी हाई हील्स उसके सामने रखते हुए कहा। और जीन्स की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से तो तुम अबाया पहन के जाओगी। वहाँ होटल के रूम में जाके उतार देना और उसके बाद जो मैं कहूँ तुम यारम के सामने बिल्कुल सेम टू सेम वही कहोगी। यार यारम को कुछ न्यू फीलिंग आनी चाहिए। उससे मासूमा की तरफ नसें घुमा के देखा तो वह शरारत से हंसी, जबकि मासूमा अपना कहकर रोकती कमरे से बाहर भाग गई। मैं पहले बता रहा हूँ, आपकी मर्जी की लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो मैं फ़ौरन इनकार कर दूंगा। शारम उनकी गोद में सर रखे हुए मुस्कुराकर बोला, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। बेशक तो जवान हो गया है, लेकिन मर्जी अब भी मेरी ही चलेगी। फातिमा बीबी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस आप कान खोल कर सुन ले। मुझे रूह जैसी बोरिंग लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे तो कोई कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लड़की चाहिए। रूह जैसी लड़की का क्या फ़ायदा? शारम ने उन्हें मज़ीद दबा दिया। यारम तुम बहुत पीटोगे मेरे हाथों। वो गुस्से से अपना जूता निकालते हुए बोली। अच्छा अच्छा, दिल खोल के पीट लीजिएगा, पहले दवाई खा लें। वो मेडिसिन उठाते हुए बोला, मुझे नहीं खानी, बहुत गंदा जायका है इसका। फातिमा बीबी ने मुंह बनाया। बिल्कुल भी गंदा जायका नहीं है इसका। रंग देखें कितना प्यारा। शारम ने शरारत से कहा, जिस तरह बचपन में वो उसे दवाई देते हुए कहती थी। उसके इस तरह से कहने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। यारम भी अपने बचपन को याद करते हुए मुस्कुराया, लेकिन ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए। उनका साथ सिर्फ चंद दिनों का था। वो उन्हें दवाइयाँ खिलाकर बाहर निकल गया। आज उसे रूह की ज़रूरत थी, जिसके साथ वो अपना हर गम शेयर कर सकता था, लेकिन 2 दिन से वो उसे देख तक नहीं पा रहा था। कल के सारे दिन तुम मेरे साथ होगी तो तुमसे अपनी बातें शेयर करूँगा। ये सुबह कब होगी? उसने अंधेरे को एक खतरनाक घुरी से नवाजते हुए कहा, लेकिन अफसोस अंधेरे पर यारम की घुरी का कोई असर न होना था। वो अभी-अभी होटल में पहुंचा था। सर, आपका रूम सेकंड फ्लोर पर है। पहरे ने आकर बताया। रूम क्यों बुक करवा दिया? हम तो बस मिलने वाले थे। मतलब हीसर ने उसे रूह के साथ पुरसुकून सा वक्त देने के लिए रूम बुक किया। वो मुस्कुराते हुए रूम की तरफ जाने लगा। उसे लगा था रूह अभी तक नहीं आई होगी, लेकिन बेड पर उसका अबाया देखकर वो मुस्कुराया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। वो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। हेलो लैला, मेरा मतलब है लैला मामी। यार हम कमरे में आ गए हैं। मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ? लैला और इज़र उसे रूम में छोड़कर जा चुके थे और वॉशरूम में खुद को कैद किए हुए थी। देखो रू, जो मैंने कहा है अगर तुमने नहीं किया तो देखना, मैं तुम्हारी वो पिटाई करूँगी कि बस भूलो मत। मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामियाँ बहुत ज़ालिम होती हैं। लैला ने उसे डराते हुए फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि सामने से हिज़र आ रहा था उसके लिए आइसक्रीम लेकर। ये ले मैडम आपकी आइसक्रीम। हिज़र ने आइसक्रीम उसे देते हुए कहा, थैंक यू। लैला मुस्कुराई। वैसे एक बात तो बताओ, ये दानियाँ तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं चिपकती? लैला ने झांझी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अच्छा, शायद। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी मेरी भांजी लगती है। हिज़र ने लापरवाही से कहा। ओह हेलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है, और वैसे भी तुम्हारी भांजी के तौर पे मैं सिर्फ रूह को ही कबूल कर सकती हूँ। इससे बेहतर होगा कि उससे आस-पास ज़्यादा मत जाओ, वरना। लैला ने सीरियस अंदाज में उससे फ़ोन किया, दूर रहो वरना। वो तो हिज़र ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। गुड बॉय, लैला ने कहते हुए बेहासा उसकी गालों को अपने लबों से छुआ। लैला ये पाकिस्तान है, हिज़र ने याद दिलाया। तो क्या पाकिस्तान में अपने हबी को प्यार करना अलाउ नहीं है? लैला ने मासूमियत से पूछा। अलाउड है मेरी जान, लेकिन सिर्फ अपने कमरे में, यूं बाहर सरेआम नहीं। खिज़र ने समझाया तो लैला सॉरी बोलकर बात खत्म कर चुकी थी, जबकि खिज़र जानता था उसकी बात वो बिल्कुल भी नहीं समझी। सुने अम्मी की बहू बाहर निकल आए, वरना मुझे बता दे, मैं चला जाता हूँ। शारम उसे देखने के लिए जितना बेचैन था वो उतना ही उसका जब्त आजमा रही थी। अब यारम ने बाकायदा वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। जी यारम, मैं बस आ रही हूँ। वो बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस ज़ाहिर करने की कोशिश करते हुए दरवाज़ा खोलने लगी।
हिम्मत कर रू। यारम, पर तूने ये बात साबित करनी है कि तू पुरानी नहीं बल्कि नई रू, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट रू। रू ने अपने आप को हिम्मत देते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, जहाँ यारम बेचैनी से कमरे के चक्कर काटते हुए सिगरेट पी रहा था। जब मुड़ा तो नजर उसके जीन्स पर, शॉर्ट रेड टॉप पर पड़ी। सारे बाल पोनीटेल में बंधे, होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई, पैरों में हाई हील पहनकर किसी भी एंगल से वो उसकी सीधी सादी रूह नहीं लग रही थी। एक पल के लिए यारम उसके रूप में खो सा गया, जबकि उसकी नजरों से कंफ्यूज होते और अगले ही कदम पर साबित हो गया कि वो उसकी मासूम सी सीधी सादी रूह ही है। यारम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया, वरना वो बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरती। उसकी बाहों में झूलती वो आंखें बंद किए उसी गिरफ्त में कांप रही थी। खूबसूरत लब लरस रहे थे। यारम का दिल बेईमान होने लगा। इन लबों को छूने की हसरत शिद्दत से जागी, जिस पर लब्बैक कहते हुए वो उसके कानों पर झुका। रूह को यकीन होते ही कि वो गिरने से बच गई है, फौरन उसी गिरफ्त से निकली और यारम की हसरत हसरत ही रह गई। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाती बेड पर आकर बैठी। अपनी ख्वाहिश पूरी न होने पर शारम ने उसे घूरा, जबकि वो उसकी ख्वाहिश से अनजान अपने आप को पुरसुकून करके लैला की बताई हुई बातों को सोचने लगी। जी तो मिस्टर यारम, आप सिगरेट पीते हैं? उसे ज़मीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े की तरफ इशारा किया, जो शायद उसे बचाते हुए उसे ज़मीन पर गिरा दिया था। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराया। शानी उसे मुकम्मल तैयारी के साथ भेजा गया था। जी हाँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे सिगरेट पीने से? यार मैं उसके सामने बैठकर बोला, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? कौन सा हमारी शादी हो गई है? उन्होंने लापरवाही से कहा। मतलब शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। शारम ने दिलचस्पी से पूछा। शादी के बाद सोचेंगे। अगर शादी हुई तो? मेरा मतलब है, हम एक दूसरे को पसंद आए तो। रो तो कॉन्फिडेंस के भी सारे रिकॉर्ड तोड़कर बोली। तो किस तरह का शोर चाहिए आपको? मुझे तो बस आप ही चाहिए। रूह ने दिल में सोचा, बेचारी ने सिर्फ कपड़े ही बोल पहने थे, थी तो वो अंदर से वही बेवकूफ़ सी रूह। वेल एजुकेटेड, हैंडसम, केयरिंग, उसने लैला वाला जवाब दिया, जिस पर वो मुस्कुराया। आपको किस तरह की बीवी पसंद है? रूह कहते हुए उसके नज़दीक आई और उसके हाथ को अपने नर्म हाथों से छुआ। लैला, तुम बहुत पिटने वाली हो मेरे हाथों। मेरी मासूम सी रूह को क्या से क्या बना डाला। शारब ने सोचा और उसके हाथ से अपना हाथ निकाला। है, मुझे सीधी सादी। शारब ने भी बोलना शुरू ही किया था कि रूह उसके मस्सी नज़दीक आई। मेरी जैसी? रूह ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर पूछा। सीधी सादी, भोली भाली, मासूम सी, जिसे देखते ही सुकून मिले। मैं दिन में एक बार उसकी शक्ल देख लूं तो पूरा दिन खुशगवार गुजरे। शारम ने उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर थाम लिए, जैसी कि मेरी रूह है। शारम ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा, इसका मतलब इस 2 घंटे की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। रूह अपनी तरफ इशारा करते हुए खड़े होकर बोली, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे इस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? शारम ने उसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही उसकी तैयारी पर मुकम्मल नजर भी डाली। लैला ने, रूह ने मुंह बनाकर कहा, जैसे लैला की शिकायत लगा रही हो। मेरा बच्चा, मुझे इस तरह की लड़की अगर पसंद होती तो वहाँ के ऐसी लड़कियों की कमी है? मुझे तो मेरी रूह का इंतज़ार था। शारम ने उसका हाथ थामकर उसे वापस अपने करीब बिठाया, तो रूह ने सबसे पहले अपने पैरों में पहने हुए हाई हील्स उतारकर दूर फेंके। पैरों में भी दर्द हो गया मेरे तो। यारम, 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। रूह ने अपने पास बड़ा बैग उठाया, मतलब कि वो इसके लिए भी तैयारी करके आई थी। शारम ने उसे इजाज़त दी तो वो 5 मिनट के बाद सादा सा सफ़ेद रंग का सूट पहन कर आई और शारम के करीब आकर बैठी। बेबी, लिपस्टिक क्यों उतारी? कितनी प्यारी तो लग रही थी। शारम ने आज पहली बार उसे उस रंग की लिपस्टिक में देखा था जिसकी अक्सर वो उससे फरमाइश करती थी। अभी नहीं, वो शादी के बाद। रूह ने हमेशा की तरह लारा लगाया। मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करने लगा और अपने दिल में मचलती ख्वाहिश पूरी करने लगा। ये भी शादी के बाद। रूह जल्दी से बोलकर पीछे हटी, तो यारम भी मुस्कुराकर पीछे हट गया। वो अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए इतना तो कर ही सकता था। उसे पीछे हटते देखकर वो पुरसुकून होकर बैठी। यारम, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन यारम, आप इतने क्यों बेबस हो गए हैं? हम फातिमा बेबी को दुबई या किसी दूसरे मुल्क ले चलते हैं, जहाँ उनका इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। रूह ने फिक्रमंदी से कहा। रूह, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी माँ को बचाने की कोई कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या लगता है, अगर उनके बचने का चांस होते तो क्या मैं कोशिश ना करता? रूह, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं।
जो दिमाग से पूरे जिस्म में फैल चुका है। वो पहले तकलीफ बर्दाश्त करती रही हैं और किसी को कुछ बताया नहीं, और जब हम कुछ नहीं कर सकते हमें पता चला रूह, उनके पास बस चंद दिन हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी दूसरे मुल्क इलाज के लिए ले चलता हूँ उन्हें, तो उन्होंने कहा कि वो अपना आखिरी वक्त अपने अपनों के साथ गुजारना चाहती हैं, आज़ाद और बेफ़िक्र। यारम ने रूह को फातिमा बीवी के बारे में बताया तो वो और परेशान हो गई। यारम, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? आंखों में पानी आ चुका था। रूह ने फिर से पूछा, एक आस, एक यकीन कि शायद यारम कह दे कि कुछ हो सकता है, लेकिन यारम ने उसे झूठी उम्मीद भी न दिलवाई। नहीं रूह, हम कुछ नहीं कर सकते, सवाए उनका आखिरी वक्त खूबसूरत बनाने के। यारम ने रूह के आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था यारम, सब कुछ खराब हो गया। रूह ने रोते हुए कहा। रूह, प्लीज़ रोना बंद करो। ये उनके आखिरी दिन हैं, हमें ये दिन खूबसूरत बनाने हैं। उन्हें वो खुशी देनी है जिनकी वो तमन्ना करती हैं। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला तो रूह ने अस्वाद में सर हिलाया। ये तुम क्या लड़की को ताड़ रहे हो लड़के? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा मेरे घर में कौन सी कबूतरगिरी हो रही है? फातिमा बीबी ने बाहर धूप में बैठे शारिफ के कान पकड़कर कहा, जो कब से मासूमा को अपनी नज़रों के आसार में लिए बैठा था और उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते वो अपना काम नहीं कर रही थी। वो जो कभी उसके इस तरह से घूरने पर शर्माती तो कभी गुस्से से घूरती, जबकि शारिफ ढीठ बना उसे घूरे जा रहा था। जो फातिमा बीवी तो क्या, घर में आए कुरान पढ़ाने वाले बच्चों ने भी नोट कर लिया। फातिमा बीवी, मैं तो देख रहा था कि ये अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। शारिफ ने अपना कान सहलाते हुए कहा, क्या जर्नेल लगा है तो उस पर? वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो सजा देगा उसे। चल जल्दी से झाड़ू उठा और जाकर छत की सफाई कर, एक एक कोना चमका के। और अगर सफाई ठीक से ना हुई तो मैं तेरी वो हालत करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। फातिमा बीबी गुस्से से बोली। यारम क्या कम हिटलर का जानशीन था कि फातिमा बीबी उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। आ जाए यारम, तो कहती हूँ ये कबूतर गिरियाँ मुझे नहीं पसंद। इसकी भी शादी कर, फिर दिल खोल कर एक दूसरे की आंखों की प्यास बुझाना। वो अपने कमरे में जाते हुए बोली, जबकि उनकी बात सुनकर मासूमा का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया। हद है, शारिफ कभी पास नहीं आएगा। मासूमा कमरे में फातिमा बीबी को खाना देने आई तो वो सो रही थी। शारम ने सख्ती से कहा था कि उन्हें वक्त पर खाना दिया जाए और मेडिसिन भी। मासूमा ने सोचा और उन्हें जगाते हुए उनके करीब आई। वैसे भी नमाज का वक्त होने वाला था। फातिमा बीबी, खाना खा ले, और नमाज का वक्त होने वाला है। वो उनके करीब आकर कहने लगी, लेकिन वो ना हिली, जबकि उनकी नींद बहुत कच्ची थी। वो जरा सी आहट से जाग जाती थी। फातिमा बीबी, मासूमा ने उन्हें हाथ लगाकर जगाना चाहा, लेकिन वो नहीं उठी। मासूमा को परेशानी होने लगी। शारिफ छत की सफाई करके इसर के पास जा चुका था, जबकि सारिम और उर्वा शादी की शॉपिंग के लिए गए हुए थे। उसने एक बार फिर से फातिमा बीबी को जगाने की कोशिश की। फातिमा बीबी उठे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उनके पास जाकर पूछने लगी, लेकिन इस बार भी वो ना जागी तो मासूमा घबरा गई। उन्हें जगाने की कोशिश में नाकाम होती वो बाहर की तरफ भागी और तहसीम के घर की दीवार तक आई। आंटी प्लीज़ जल्दी से किसी को भेज दें, फातिमा बीबी को कुछ हो गया है। वो इतना कहती वापस कमरे की तरफ भाग गई। फिलहाल वो ठीक है, लेकिन आगे भी ठीक रहेंगी, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। देखें, उन्हें अस्पताल की ज़रूरत है, उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आप इन्हें अस्पताल में एडमिट करवाएं ताकि इनकी सेहत को मज़ीद नुकसान न पहुंचे। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, क्या आपके अस्पताल में रहने से मैं बच जाऊंगी? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बचूंगी। मैं आखिरी वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं सुकून से जी नहीं सकती, लेकिन मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। यारम, अब घर चलो, मुझे इस माहौल में घुटन हो रही है। फातिमा बीबी ने डॉक्टर को इग्नोर करते हुए यारम से कहा, तो वो उन्हें वापस घर ले जाने के लिए उठा। लड़की पसंद आई? वो मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतार कर बोली तो यारम ने पकड़कर दोबारा लगा दिया। जी पसंद आई, यारम ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी से रिश्ता लेके चलते हैं, ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास। यारम, मेरे दिन ख़त्म हो रहे हैं। वो बेबसी से बोली तो यारम रो दिया। प्लीज़ मत जाए मुझे छोड़कर। आज आखिर वो मर्द से बच्चा बन गया। जाना तो पड़ेगा ना, अल्लाह का बुलावा आया है, अब इनकार की गुंजाइश नहीं है। आप कहें ना रब से कि आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है, वो वैसे भी तो आपकी सारी बातें मानते हैं।
शारिम किसी छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट कर रो रहा था। ऐसे रोते हुए भेजेगा तो मैं खुशी-खुशी नहीं जा पाऊँगी। मैं तुम सबको खुशी-खुशी छोड़कर जाना चाहती हूँ, मगर तुम इस तरह से रोते हुए रुखसत करोगे तो मुझे सुकून नहीं आएगा। फातिमा बीबी भी उसके आंसू देखकर रो दी, तो यारम ने फ़ौरन उनसे अलग होकर अपने आंसू साफ किए। नहीं रो रहा मैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। उनके माथे पर बोसा देकर बाहर निकल गया। शायद मज़ीद उनके सामने अपने आंसू रोक नहीं सकता था। बाहर हिस्सत, सारिम और शारिफ उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसकी आंखें देखकर हिस्सत ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया, तो सारिम भी उन दोनों के साथ आ लगा। शारिफ भी अपनी आंखों से आंसू साफ करता था, उनके साथ आ गया। सब उदास थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें खुश रहना होगा, अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए, ताकि वो खुशी-खुशी रुखसत कर सकें। अरे फातिमा बीबी आए ना। तहसीन ने उन्हें दरवाजे पर देखकर कहा। डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा था, आप इस तरह। तहसीन उन्हें देखकर हैरान हुई थी। हाँ, मैं अपने बेटे यारम का रिश्ता मांगने आई हूँ, तुम्हारी बेटी रूह के लिए। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से मिल ही चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा नेक काम में देर कैसी। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। अपनी बेटी से भी पूछ लो कि उसे मेरा बेटा पसंद है या नहीं, फिर हम बाकी बातें भी कर लेते हैं। फातिमा बीबी ने डराते हुए कहा, तो तैसे ही मुस्कुरा दी। आप अंदर चल के बैठे तो सही, फिर सारी बातें आराम से करते हैं। तहसीम ने उन्हें वेलकम किया। लड़कियों, रो को जल्दी से लेके आओ। तहसीम ने कहा, ऐसे ही ना लेके आओ, चाय लेके आओ। चाय बनवाओ उससे कि सास आई है उसकी। फातिमा बीबी ने ऊंची आवाज़ में कहा। बाहर की तरफ दौड़ लगाती रूह किचन की तरफ भागी और फिर कुछ ही देर में चाय लेके आई। यारम ने नजर भरकर उसकी तरफ देखा। हाँ, तो खाना बनाना आता है तुम्हें? सवाल पूछा। जी, आता है। रूह ने शर्माते हुए कहा। बर्तन, झाड़ू, कपड़े वगैरह? जी जी, सब आता है। रूह ने जल्दी से बताया। अच्छी बात है, बुला मौलवी को। फातिमा बीबी ने गोया धमाका किया। इतनी जल्दी मौलवी? शारम ने पूछा। हाँ, सबसे पहले निकाह होगा। सबसे ज़रूरी तो निकाह ही होता है। अगर निकाह हो जाए तो समझो शादी हो गई। अब बातें मत बनाओ, जाओ जाकर मौलवी को बुलाओ। उन्होंने सख्ती से कहा और इज़ा और सारिम को पास वाली मस्जिद में मौलवी साहब को बुलाने के लिए कहा, तो वो फ़ौरन ही हाजिर हो गए और फिर कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा की गई। हाँ तो तहसीन, अब से तुम्हारी बेटी मेरी हुई। आज रात मेहंदी की रस्म होगी, फिर कल सुबह हम बारात लेके आते हैं। फातिमा बीबी ने फैसला सुनाया। लेकिन फातिमा बीबी, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है पूरा मोहल्ला मधु है। तहसीन ने परेशानी से कहा। तहसीन, मेरी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि मैं चंद दिन भी। अभी वो कुछ और कह ही रही थी कि यारम ने उनके कंधे पे हाथ रखा, तो वो खामोश हो गई। फिर बोली, बस तुम लोग तैयारी करो, मेहंदी की रस्म आज ही होगी और सुबह बारात धूमधाम से लेके आऊंगी। इस बार तहसीन कुछ न बोली। मेहंदी का सुनकर मरियम भी आज ही पहुंची और सब तैयारियों में उनका साथ देने लगी। रो को बेची हुई रकम में उन्होंने मरियम की शादी तो अच्छे तरीके से कर दी, लेकिन उसके लिए खुशियाँ नहीं खरीद पाई। लेकिन हमेशा की तरह आज वो उदास नहीं थी। मरियम बेटा, सब कुछ ठीक तो है? आज तुम बहुत खुश लग रही। तहसीन ने पूछ ही लिया, क्योंकि उनकी बेटी अक्सर उदास होती थी। वो शादी का माहौल था, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाई। मैं आपको बताना भी चाहती थी। मरियम ने शर्माते हुए कहा। अम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ और अब राहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपनी माँ बहन सबसे कहा कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो वो घर छोड़ देंगे। उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी माँ भी बच्चे की खबर सुनकर आजकल बहुत खुश रहने लगी हैं और सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह सब ठीक हो गया है। मरियम ने खुशी-खुशी बताया, तो तहसीन ने खुदा का शुक्र किया। अल्लाह के करम से अब उनकी बेटी भी अपने घर में खुश थी। मुश्किल था, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों ने मिलकर सारे इंतज़ामात सँभाल लिए। शारम की रस्म अपने घर में की गई, जिसमें हिज़र ने दोस्त का फ़र्ज़ निभाते हुए उसे घर आकर खूब भंगड़े डाले। और तो और हिज़र ने अपनी मेहंदी का बदला लेते हुए पूरा तेल का प्याला उस पर उंडेल दिया। जबकि शारिफ को जैसे ही पता चला कि दूल्हे की बची हुई मेहंदी लगाने से शादी जल्दी होती है, तो शारिफ ने यारिम को भी मेहंदी न लगाने दी, बल्कि सारी की सारी खुद लगा ली, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ ही मेहंदी से रंगे हुए थे। और फिर तस्वीर बनाकर मासूमा को सेंड कर दी। सारिम और मायरा ने भी खूब भंगड़े डाले।
शारम की रस्म अदा करने के बाद वो सारे रूह की तरफ आ गए। लैला ने हिस्सर के नाम की मेहंदी लगाकर उसका दिल खुश कर दिया, जबकि मासूमा ने अपनी मेहंदी की तस्वीर व्हाट्सएप पर शारिफ को सेंड करके उसे भी खुश कर दिया। जबकि रूह, शारम दोनों बिछड़े हुए आशिकों की तरह बैठे थे। सबके सामने तो वो खुश थे, लेकिन असल में बहुत उदास थे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाए थे, जबकि सभी उनकी तारीफें किए जा रहे थे। आज सुबह से ही फातिमा बीबी की तबीयत बहुत ख़राब थी। शायम ने बारात कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन फातिमा बीबी नहीं मानी और अब धूमधाम से बारात लेकर उसके साथ आई। लेकिन यारम को आज सुबह से ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन फातिमा बीबी को बताकर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो फातिमा बीबी को अपने साथ रख रहा था। उसका दिल नहीं चाह रहा था वो एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर करे। फातिमा बीबी ने बहुत समझाया, यारम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहें। शारम अभी भी अपनी बात बढ़ा हुआ था। जब मोहल्ले की औरतें फातिमा बीबी के पास आईं, तो ना चाहते हुए भी शारम को उनसे दूर होना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान उन्हीं की तरफ रहा। फिर रूह को लाकर शारम के पहलू में बिठाया गया। दुल्हन के सुर्ख लहंगे रूह गसब ढा रही थी, तो दूल्हे के लिबास में यारम भी अपनी मिसाल आप था। वो अरबी शहजादा आज अपनी दुल्हन का दिल धड़का रहा था। रूह बेख्तियार उसे देखती ही रह गई। उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए शारम ने आंख मारी, जिस पर रूह शर्मा दी। फिर शुरू हुआ मोहल्ले के लोगों के साथ फिल्म बनाने का सिलसिला, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शारम पूरी तरह से उकता चुका था, जबकि रूह उसकी हालत पर हंस रही थी। हंस लो बेबी हंस लो, रात को बताता हूँ तुम्हें। वो उसके कान में बोला तो रूह ने उसे घूर कर देखा। घूरो मत मुझे, लोग क्या समझेंगे? कितनी बेशर्म दुल्हन है जो अपने शौहर को घूर रही है। शारम ने मज़े से कहा, यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने हमेशा वाले डायलॉग बोला। हाँ बाबा जानता हूँ, मेरा सिर्फ डिम्पल ही अच्छा है। शारम ने अपने डिम्पल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा, तो वो मुस्कुरा दी। यारम आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मर जाऊँ तो भी मुझे गम नहीं। तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने तेरी शादी धूमधाम से की, यही तो ख्वाहिश थी मेरी। जब से तू पैदा हुआ था तब से ही तेरी शादी के ख्वाब देखने लगी थी। बस आज मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। फातिमा बीबी ने खुशी से कहा, लेकिन एक ख्वाहिश है, वो भी पूरी करेगा? फातिमा बीबी ने उसे देखते हुए कहा, तो यारम उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। आप हुक्म करें अम्मी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊं ना, तो तू किसी को रोने मत देना यारम। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। मैं किसी के गम की वजह बनूं, किसी के दर्द का सबब बनूं। बस तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देना, किसी को एक आंसू मत होने देना। तू पूरी करेगा ना मेरी ये ख्वाहिश? फातिमा बीवी ने यकीन से पूछा, तो उसे इस बात में गर्दन हिला दी। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को रोने नहीं दूंगा, लेकिन क्या मैं रो सकता हूँ? उसने पूछा। उसके लहजे में गम था, दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन उसकी माँ ने ना में गर्दन हिला दी। यारम ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। जो आप चाहेंगी वही होगा। फातिमा बीबी ने सारी रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हर रस्म अदा की, बल्कि मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर ना जाने कौन कौन सी पुरानी रस्म भी अदा की। शारम ने मुस्कुराकर अपनी माँ की हर बात को माना। अब वो बिल्कुल भी नहीं उकताया हुआ था, बल्कि बहुत फ्रेश लग रहा था, जैसे इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा हो। रूह को यारम के कमरे में बिठाया गया, जिसे शारिफ और मासूमा ने सजाया था। शारम की सुबह की बेचैनियां बढ़ने लगी थीं। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो फातिमा बीबी को अपनी नज़रों से दूर करे। वो अपने कमरे में आया था, जहाँ रूह बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसके करीब आकर बैठा, तब भी परेशान लग रहा था। शारम क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? रूह ने पूछा। रूह दिल बहुत घबरा रहा है, चलो अम्मी के पास चलते हैं। शारम के लहजे में कुछ ऐसा था कि रूह इनकार ना कर पाई। ये दोनों फातिमा बीबी के कमरे में आए तो फातिमा बीबी सो रही थी। अभी तो आई, इतनी जल्दी कैसे सो गई? मासूमा अपना ड्रेस चेंज करने गई थी, जबकि फातिमा बीबी उसी ड्रेस में सो रही थी। शारम ने आकर उन्हें हाथ लगाया, तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अम्मी आप ठीक तो हैं? शारम ने उन्हें हाथ लगाकर पूछा, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। उस दिन भी अम्मी की तबीयत ऐसी खराब हो गई थी। शारम ने बेचैनी से कहा, जब रूह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यारम मुझे लगता है अम्मी की तबीयत नहीं खराब, बल्कि वो। रूह की आंख से बेख्तियार आंसू गिरा। मासूमा जो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी थी, जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी। फातिमा बीबी, मासूमा ने उनको हाथ लगाया। ऐसे अचानक? मासूमा कुछ नहीं कह पाई, जबकि अपने मुंह पे हाथ रखे रोने लगी।
रू ने अपना सर यारब के कंधे पर रखा। नहीं रू, एक आंसू भी मत बहाना। मैंने अम्मी से वादा किया है कि मैं उनकी मौत पर किसी को रोने नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। चुप करो मासूमा, उसे सख्ती से कहा। कोई नहीं रोएगा। शारिफ, हिजर और सारिम को बुलाओ। हम अम्मी को रोते हुए रुखसत नहीं करेंगे। बुलाओ सबको। शारिम ने हुक्म दिया, जबकि अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए बेदर्दी से अपनी आंखें साफ कर रहा था।